प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। ऑनलाइन क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत। तो हम निंदा रस इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो पिछले सेशन में हमने हरिशंकर परसाई जी का परिचय यानी कि लेखक परिचय और पाठ का कुछ भाग देखा था। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक एक गांव में होता है। तो 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म हो गया था। तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में कर लेकर स्नातक स्तर तक शिक्षा इन्होंने मध्य प्रदेश में की। उसके बाद की शिक्षा के लिए नागपुर आए और नागपुर से उन्होंने एमए किया। उसके बाद इनके प्रमुख रचनाएं, कहानी, उपन्यास, निबंध संग्रह ये सभी लिखे हैं। तो प्रस्तुत इस पाठ जो है निंदा रस, निंदा करना, तो यह एक निबंध है। तो इस पाठ के जरिए हरिशंकर परसाई यह कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य के सहज गुण निंदा करने की आदत से परिचित कराने, यानी कि वह मनुष्य का स्वभाव गुण, सहज गुण अथवा सहज स्वभाव कैसा है, निंदा करना, दूसरों की निंदा करने में गुजारना। तो यहां पर सहज गुण उनका निंदा करना है, तो वह निंदा करता है। इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। उसी के साथ साथ तथा अपने आप को यथासंभव उससे दूर रखना, यानी कि निंदा करने की आदत से हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि टीकाएं किसी की करना हमारा कर्तव्य नहीं है। जो हमारा काम क्या है, हमारी जीवन की उन्नति करे, अपने खुद के बारे में सोचे। लेकिन मानव का सहज गुण देखिए निंदा करना ही है। खुद के बारे में न सोचकर वह 24 घंटे दूसरों के बारे में सोचता है। अगर उन 24 घंटों में कुछ क्षण अपने बारे में, खुद के बारे में सोचेगा तो वह जीवन में तरक्की, उन्नति करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मानव का सहज गुण निंदा करना है। तो इस पाठ में निंदा करने के लोग जो होते हैं उसके बारे में लेखक दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस पाठ में, क और ग और लेखक। क और ग लेखक, क ग मित्र है और लेखक तीनों मित्र ही है। तो देखिए, एक दिन लेखक जी सुबह बैठकर क्या कर रहे थे, अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पी रहे थे। उसी समय साइक्लोन की तरह उनका मित्र आ जाता है क। तो लेखक को गले लगा देता है। कैसे गले लगा लेता है? धृतराष्ट्र प्यार के साथ, यानी कि उनके मन में जलस थी। धृतराष्ट्र महाभारत का एक कैरेक्टर है, वह जन्म से अंधा था। तो भीम को पूछता है, भीम बेटे कहाँ हो? ऐसे पूछने के बाद टटोलते हुए जाते हुए भीम को क्या कर रहा है, गले लगाना चाहता है। तब भीम खुद उनके गले न लगाकर क्या करता है, उनका पुतला देता है, स्टैचू उनके आलिंगन में देता है। तब क्या हो जाता है, वह स्टैचू चूर चूर हो जाती है। यह मालूम था भीम को कि अगर मैं उसके गले लगाऊंगा तो चूर चूर हो जाऊंगा, मर ही जाऊंगा, क्योंकि उनकी जकड़ बहुत ही मजबूत थी। तो क्यों उन्होंने प्यार से गले लगाना नहीं चाहता, उन्होंने इसलिए गले लगा रहा था कि उनमें जलस थी उनके प्रति, क्रोध था, इसी वजह से। तो ऐसे ही एक दिन वह क नामक व्यक्ति लेखक के सामने पास आ गया है। आने के बाद वह आते ही झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है वह? मैंने अभी अभी आया और सीधे तुम्हें मिलने आया, ऐसे वह कह देता है। तो ऐसे कहने के बाद चलिए आज के पाठ में जो है वह हम पढ़ाई करेंगे। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा था। तो क नामक दोस्त जो आया है वह क्या है, अभिनय में पूरा था। तो अभिनय में पूरा था, यानी कि नाटक करने में वह पूरा भरपूर, उनमें जैसा पर क्या थी, कला थी, नाटकबाजी करता था वह, अभिनय करने में बहुत ही पूरा था। तो उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास से सब चिन्ह प्रकट हो गए, यानी कि एक दोस्त बहुत दिन बिछड़ने के बाद अपने दोस्त को मिलने के बाद कैसे प्रेमाश्रु आते हैं ना, उसी तरह सब उनके
हाव भाव से सब कुछ हर्ष उल्लास प्रकट हो जाती है, एक को छोड़कर, वह अश्रु को छोड़कर। तो वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से झलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी। तो देखिए यहां पर क्या हो जाता है, वह गहरी आत्मीयता की जकड़, यानी कि गहरी आत्मीयता, यानी कि बहुत दिन से मिलने के बाद जो आत्मीयता से जकड़ लेते हैं ना, आलिंगन करते हैं, वैसे ही आलिंगन वह कर लेता है। तो नैनों से झलकता वह असीम स्नेह, यानी कि आंखों से बहुत सारा प्यार झलक रहा था, प्यार दिखाई दे रहा था, और वह स्नेह सिक्त वाणी, और उनकी स्नेह भरी जो वाणी बातें कर रहा था, प्यार से अपने मित्र से बातें कर रहा था। तो चलिए बोला, वह मित्र बोलता है, बोला सुबह की गाड़ी से उतारा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। वह झूठ बोलता है और आते ही पहले क्षण, देखिए झूठ ही बोलता है और कहता है सुबह की गाड़ी से आया है और एकदम तुमसे ही मिलने आया, मैं बाकी कहां पर भी नहीं गया, ऐसे वह कह देता है। तो क नामक व्यक्ति लेखक के गांव आया है, क्यों? उनका पत्नी का घर है वह, इसलिए आया है। तो इसलिए देखिए वह कहता है लेखक जी उनके मित्र हैं, तो यहां पर आया है, सीधे सुबह उठकर आया है ऐसे कह देता है। परंतु यहां पर क्या हो गया है, क ने कल रात को ही आया था इस गांव को, रात को आकर गो के साथ बैठकर रात भर लेखक जी की निंदा की है, और फिर सुबह लेखक जी के घर आया है और लेखक जी से झूठ कह रहा है कि मैंने अभी सुबह आया, चला आया और सीधे तुमसे मिलने के लिए आया। तो ग ने भी क्या किया था, लेखक जी को बता दिया था कि क रात के समय आकर बहुत सारी तुम्हारी निंदा की, ऐसे बता दिया था। तो यह बात लेखक जी को मालूम थी। हाँ, तो देखिए सुबह आते ही वह कह देता है कि मैंने सीधे तुम्हारे पास आया, ऐसे कह देता है। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, यानी कि आत्मा का एक भाग, एक हिस्सा दूसरे भाग से मिलने के लिए क्या करता है, आतुर रहता है। तो ऐसे दो आत्माएं मिलना चाहते हैं, तो ऐसे क्या हो जाता है, यानी कि यहां पर मिलने चला आया, ऐसे उन्होंने बता देता है। तो देखिए आते ही झूठ बोला कमभक्त, तो आते ही वह झूठ बोलता है, मूर्ख कहीं का, ऐसे लेखक जी कहते हैं। कल आया है और यह मेरा मित्र बता गया था, तो मेरा मित्र ने मुझे क्या किया है, कल आया है ऐसे बता गए थे, लेकिन यह तो झूठ बोल रहा है। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो, यानी कि वह जो झूठ बोल रहा है उसमें उसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन के ही झूठ बोलना। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं क्या, यानी कि यहाँ पर बिना प्रयोजन के, बिना किसी बात भी हर एक बात पर झूठ बोलते रहते हैं। तो उसी तरह यह मित्र भी बिना प्रयोजन के ही शायद वह झूठ बोलता रहा है, ऐसे लेखक जी सोचते हैं। तो कुछ लोग बड़े यहाँ पर निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, यानी कि कुछ लोग कैसे होते हैं, निर्दोष मिथ्यावादी, यानी कि झूठे होते हैं। कुछ लोग बड़े निर्दोष के साथ मिथ्यावादी भी होते हैं, मिथ्यावादी यानी कि झूठेवादी। तो हमेशा के लिए झूठ बोलना, प्रत्येक बात पर, हर एक बात पर झूठ, मुंह से बात निकले वह झूठ। तो देखिए कल शाम को आया है, तो कल शाम को मैं आया हूं, यहां पर रुक कर आया हूं, ऐसे कहता तो क्या होता, तो अपनी प्रशंसा बढ़ाने के लिए, अपनी तारीफ बढ़ाने के लिए अपने मित्र के सामने वह झूठ बोलता है कि मैंने बस से उतरकर सीधे तुम्हारे ही घर आया, ऐसे झूठ बोलता रहता है। तो वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते रहते हैं, यानी कि वह प्रकृति के वशीभूत, प्रकृति के वश में आकर वह क्या करते हैं, आदतन झूठ बोलते हैं, यानी कि झूठ बोलना ही उनका काम, कुछ भी सच बोलने का उनका मन ही नहीं होता, हमेशा के लिए झूठ कहना, जो भी कहना झूठ कहना। कल पाठशाला क्यों नहीं आए हो, मुझे आराम नहीं था, मेरी दादी मर गई थी, मेरा नाना मर गया था, यानी कि एक बार दादी मरती है, 100 बार नहीं मरती, हर बार वही कारण बताते हैं कुछ लोग। तो ऐसा ही उनकी आदतन झूठ कहते हैं हम। आज क्यों लेट हो गए, बस नहीं आई, बस तो आती है ठीक बजे, लेकिन कुछ भी वजह बताना, कारण बताना, ऐसे कुछ लोग झूठ बोलते रहते हैं प्रकृति वशीभूत होकर। उनके मुख के
निष्प्रयास, यहां पर निष्प्रयोजन, झूठ ही झूठ निकलता है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं उनके मुंह से निष्प्रयास, कोई प्रयास के ना बिना, निष्प्रयोजन, कोई प्रयोजन के बिना झूठ निकलता है। तो देखिए ऐसे लोग जो होते हैं क्या हो जाता है, वह निष्प्रयास से, बिना कोई मेहनत किए हुए, बिना कोई कोशिश किए हुए, निष्प्रयास, बिना प्रयत्न के झूठ निकलता रहता है और बिना कोई प्रयोजन के ही उनके मुंह से झूठ जो है निकलता रहता है। तो मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, लेखक जी अब यहां पर अपने रिश्तेदार के बारे में बता रहे। तो देखिए वह अपने रिश्तेदार के बारे में क्या कहते हैं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वे अगर मुंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूं। ठीक बात उनसे मुंह से निकल ही नहीं पाती, तो नहीं सकती। तो देखिए वह लेखक जी अपने मित्र के बारे में कहते हैं, क्या कह रहे हैं, एक उनके मित्र हैं, वह उनसे मुंबई जा रहे होते हैं वह, तो कहां जा रहे हो ऐसे पूछने के बाद कलकत्ता ऐसे कहते हैं। यानी कि ऐसे भी जो लोग हैं, कहां जा रहे हो, बेलगम जा रहे होते, मैं धारवाड़ जा रहा हूं अथवा बिजापुर जा रहा हूं, ऐसे जैसा पर उसके विपरीत रूप से बताते रहते हैं। मुंबई जा रहा है वह मित्र, लेकिन बता रहा है कलकत्ता। तो ठीक उनके मुंह से, ठीक बात उनके मुंह से निकलती नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे लेखक जी यहां पर अपने मित्र का एक उदाहरण देते हुए कहा है। तो देखिए आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे कि जैसा पर आदतन झूठ बोलते हैं, हमेशा के लिए झूठ बोलना, झूठ के, और वह झूठ बोलने में ही अपनी खुद की प्रशंसा तारीफ समझते रहते हैं, खुद को महान समझते हैं, मैंने कैसे ऐसे झूठ बोलकर उल्लू बनाया, ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन हमेशा के लिए झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। इसी वजह से इस पाठ को आपके सामने दिया गया है। तो देखिए क भी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी था। तो क कैसा व्यक्ति है, उनका कैरेक्टर कैसा है, नहीं कि यहां पर उस लेखक जी के मित्र जैसा है। लेखक जी का मित्र मुंबई जा रहा है तो कलकत्ता बताता है, तो उसी तरह यहां पर क भी बड़ा निर्दोष, सहज मिथ्यावाद, स्वाभाविक मिथ्यावादी है। यानी कि बहुत ही सहज रूप से वह झूठ बोलता है आदतन। तो वहां बैठा तो वह आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। तो देखिए वह पूछ लेते हैं लेखक आने के बाद, देखिए कैसे हो, आराम हो, क्या कर हो, सभी हाल चाल पूछने के बाद क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये सब होने के बाद ग की निंदा आरंभ कर जाता है क व्यक्ति। तो रात के समय में क्या हो चुका है, क और ग मिलकर लेखक जी की बहुत निंदा की है। लेकिन अब लेखक जी के पास क आया है और किसके बारे में निंदा कर रहा है, ग के बारे में। तो उन्होंने ग की निंदा शुरुआत कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब यहां पर ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारखोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसे ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। तो वह क्या करता है, यानी कि यहां पर मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है हो सकते हैं, वो सब जैसा पर जघन्य, यानी कि जो भी मनुष्य अपराध कर सकता है, जो भी उन पर निंदा की जा सकती है, एक व्यक्ति पर जो भी निंदा की जा सकती है वह सब कुछ निंदा, सब कुछ आरोप जैसा पर ग के ऊपर लगा देता है। और इतनी गाढ़ी काली काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींच लेता है। तारकोल यानी कि यहाँ पर काले रूप का कोयला होता है, आप सभी लोगों को कोयला काला होता है। तो कोयले से चित्र निकालने के बाद काला ही चित्र हमें दिखाई देता है। तो ऐसे तारकोल से तो उनकी चित्र खींच देता है कि वह देखने वाला सभी ये कितना काला है ऐसे कहे। तो कालेपन उनमें ये सब ज्यादा दिखाई दे, ऐसे तारकोल लेकर क्या कर लेता है, उनकी तस्वीर खींच लेता है। तस्वीर खींचना, तस्वीर निकाल देना, चित्र निकालता है। कि यह सोचकर लेखक जी क्या कर उठे, कांप उठे, भयभीत हो गए, क्योंकि ये सब कल ग के सामने भी मेरी ऐसी ही काली तस्वीर खींची होगी कल शाम को, ऐसे लेखक सोचकर कांप उठते हैं। तो देखिए
सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था। तो सुबह बैठकर सुबह आया है 8-10 बजे। तो सुबह की बातचीत में क्या था, यानी कि यहाँ पर ग प्रमुख व्यक्ति था, यानी कि उन्होंने किसकी निंदा की है, क ने ग की निंदा की है, किसके सामने, लेखक के सामने। तो फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को चार चह वाक्यों में धराशायी करके वह बढ़ लेता, यानी कि क्या कर लेता, जैसा पर और किसी का कोई भी कैरेक्टर आ जाता है, परिचित व्यक्ति सामने आता है, तो उसके बारे में चार छह वाक्यों में क्या करता था, धराशायी। धराशायी ने क्या पर उनकी भी निंदा करता था, उनकी भी ताड़ना करता था। उनकी ताड़ना करके वह क्या करता था, आगे बढ़ लेता था। तो देखिए आप भी बातें करते रहते, ओ ऐसा करता है, ए ऐसा करता है, ऐसे बातें करते करते आप भी क्या करते हैं, उनकी यहां पर निंदा करते हैं, टीका करते हैं। तो उसी तरह ठीक यहां पर भी क्या कर चुका था, यानी कि जो भी कैरेक्टर आता है उनकी धराशायी करके वह आगे बढ़ लेता दूसरों की ओर। तो देखिए अद्भुत है मेरा यह मित्र, लेखक जी कहते हैं मेरा मित्र जो क्या है, अद्भुत है निंदा करने में। उसके पास दोषों का जैसा पर कैटलॉग है, उनके पास क्या है, यानी क्या पर जो दोष है तो उनका क्या है, कैटलॉग है। कैटलॉग यानी कि लिस्ट, पट्टी ऐसे हम कहते हैं। तो लिस्ट ही है उनके पास कैटलॉग की, जो कुछ भी दोष हो उनकी। तो मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित व्यक्ति की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं या पर लगे हाथों विरोधियों की गथ इसके हाथों जैसा पर करा लूं। तो देखिए वह कह लेता है कि लेखक जी सोच लेते हैं ये तो उनके पास तो कैटलॉग यानी कि दोषों की लंबी लिस्ट ही है, तो क्यों ना मेरे परिचित व्यक्ति जो है उनकी लिस्ट इनके हाथ में क्यों न थमा दूं, क्योंकि यह तो क्या करेगा, यहाँ पर एक के बाद एक उनकी निंदा करता जाएगा और मुझे मजा ही आएगी। यानी कि लेखक जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो अपने विरोधी थे ना, जो अपने अपोज लोग थे, उनकी लिस्ट जो है किसके हाथ में देना चाहते हैं, उस क के हाथ में। और क क्या करेगा, उसके लगे हाथों निंदा कर देगा। तो मैं अपने विरोधियों का नाम जैसे पर लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। तो देखिए वह लेखक जी क्या कर लेते हैं, एक एक व्यक्ति का, अपने विरोध में जो व्यक्ति थे उनके एक एक व्यक्तियों में नाम लेते गए और वह निंदा की तलवार जो होती है उससे उनको काटते चले गए, यानी कि निंदा करते चले गया। जैसे पर लकड़ी चीरने की आर मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक करके यहां पर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। तो लेखक जी यहां पर एक उदाहरण दिया है, क्योंकि लकड़ी काटने की मशीन आपने देखी होगी। तो लकड़ी काटने की मशीन को व्यक्ति क्या कर लेता है, वह एक बड़ा सा लट्ठा होता है ना, उसको खींचकर उस मशीन के मुंह में देता है तो वह काटता चला जाता है। तो उसी तरह लेखक भी क्या कर लेते हैं, यानी यहाँ पर अपने विरोधियों के जो लोग थे, लिस्ट जो थी उसमें एक एक नाम उनके सामने कर लेते हैं और वह निंदा की तलवार से उन्हें काटता चला जाता है, टुकड़े टुकड़े करते चला जाता है। तो लेखक को इससे बहुत ही आनंद मिल जाता है, बहुत ही खुशी मिलती है। तो देखिए दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। तो लेखक जी सोचने लगते हैं को जो निंदा कर रहा था किसकी, लेखक के विरोधी लोगों की, तो वह निंदा करने पर बहुत खुशी हो जाती है लेखक को। तो एक उदाहरण दिया है उन्होंने, कैसा उदाहरण है, जो रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, रणरंग में शत्रुओं को काटने के बाद योद्धा को जो खुशी मिलती है, जो सुख मिलता है, वैसा ही आनंद, वैसा ही सुख, वैसे ही खुशी लेखक जी को मिल रही थी। तो देखिए मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, यानी कि इनके मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक
मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, क्योंकि देखिए कल रात्रि जो गत यानी कि बीती हुई रात में जो निंदा की थी उसके बारे में इनके मन में मैल यानी कि जैसा पर गुस्सा अथवा क्रोध नहीं रहता, तो नहीं रह जाता। दोनों एक हो गए, यानी कि कल रात को निंदा कर रहा था, लेकिन दोनों अब एक हो जाते हैं, दोनों मित्र मिलकर, क्योंकि लेखक की विरोधियों की वह निंदा कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। और यहाँ पर भेद तो रात्रि के अंधकार में ही सिमटा है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाता है। तो निंदा का ऐसा ही भेद यहाँ पर नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोग के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। तो देखिए निंदा रात के अंधेरे में जैसा पर की जाती है, तो भेद तो रात के अंधेरे में ही जैसा पर क्या मिटता है। जो भेद जो है रात के अंधेरे में मिट जाता है, तो दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाता है। यानी कि जो भेद है वह दिन के उजाले में दिखता है और रात के उजाले में मिट जाता है, रात के समय भेद नहीं दिखता है। तो उसी तरह निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है, तो निंदा का भी ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है, ऐसे लेखक जी ने यहाँ पर कहा है। तो 3-4 घंटे रात के समय बैठकर निंदा कर लेते हैं, और निंदा कर जब वह विदा हो गया, यानी कि उनसे छुटकारा लेकर चला गया वहां से, तो विदा हो गया, तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और यहाँ पर तुष्टि थी। यानी कि दोनों के मन में क्या थी, बहुत ही बड़ी शांति और तुष्टि दिखाई दे रही थी। यानी कि तृप्ति, मन तृप्त हो गया था, मन शांत हो गया था, क्योंकि अपने विरोधियों के बारे में निंदा सुन सुनकर लेखक जी तृप्त बन गए थे। तो थैंक यू। अगले पीरियड में अगला भाग देखेंगे, तब तक थैंक यू।